हाय एवरीवन, सॉल्यूशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुका था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन क्या है, एट सेम टेम्परेचर which pair of the following solutions are isotonic? ऑप्शन में है 0.2 मोलर BaCl2 एंड 0.2 मोलर यूरिया। सेकेंड ऑप्शन 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर NaCl। नेक्स्ट 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर K2SO4। फिर है 0.1 मोलर BaNO3 का होल 2 एंड 0.1 मोलर Na2SO4। ये चार पेयर दिए हुए हैं सॉल्यूशंस का। पूछ रहा है कि कौन सा पेयर के दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जो बात हम लोग जानते हैं, पहले भी 2-3 मरतबा बताया जा चुका है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, मतलब हुआ टेम्परेचर सेम, मतलब हुआ कंसंट्रेशन सेम। क्वेश्चन में टेम्परेचर को ऑलरेडी सेम रख चुका है और आप किसी भी पेयर को लेकर के देखोगे तो कंसंट्रेशन भी सेम है। 0.2 मोलर, यहाँ भी 0.2 मोलर सेम हो गया। 0.1 मोलर, यहाँ भी 0.1 मोलर सेम, यहाँ भी देखो दोनों सेम, यहाँ भी दोनों सेम। तो टेम्परेचर सबके लिए सेम था ही, कंसंट्रेशन भी सबके लिए सेम हो गया। तो अब आइसोटोनिक होने का एक ही कंडीशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर शुड भी सेम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है पाई = CRT। आर तो सबके लिए सेम ही होगा, टी भी सबके लिए सेम है, सी भी सेम है, तो फिर पाई भी उस हिसाब से सेम आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट का पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग को देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि चारों में से किस पेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा सॉल्यूट का सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो देखो BCl2 को जब तुम ऐड करोगे सॉल्वेंट में, इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो टूट जाएगा, टूट करके बना देगा Ba2+ और 2Cl-। मतलब इस सॉल्यूशन में जाने के बाद 3 पार्टिकल बन गया। जबकि जो यूरिया है उसको डिजॉल्व करोगे वाटर में तो यूरिया ही रहेगा और टूटेगा नहीं, एक ही पार्टिकल। तो इससे बन रहा है 3 पार्टिकल, इससे बन रहा है 1 पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के केस में अलग हो गया, भले ही कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का अलग हो जाएगा, तो आइसोटोनिक नहीं होंगे ये दोनों। सब में वही काम करना है। यहाँ भी यूरिया है, 1 पार्टिकल रहेगा, सोडियम क्लोराइड है, टूट जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, तो 2 पार्टिकल्स बन जाएंगे। 1 सोडियम 1 क्लोराइड मतलब 2 पार्टिकल। यहाँ 2 पोटासियम और 1 सल्फेट, ऐसा 2 पोटासियम और 1 सल्फेट, तो टोटल 3 हो जाएगा। इसमें बेरियम टूटेगा 1 और 2 टूटेगा नाइट्रेट, तो 1 और 2 3 पार्टिकल। यहाँ भी 2 सोडियम और 1 सल्फेट 3 पार्टिकल। तो यहाँ देखो ई वाला जो केस हुआ D नंबर, इस D नंबर का केस में देख रहे हो कंसंट्रेशन सेम,
टेम्परेचर सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन सेम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम, और यही दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस आइसोटोनिक से रिलेटेड हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जस्ट पिछला लेक्चर में किए थे, उसके पहले भी एक और एक अभी, तो तीनों में आइसोटोनिक ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जा रहा था। एक में हम लोग कंसंट्रेशन बराबर करके देखे थे, और बाकी के 2 क्वेश्चन में कंसंट्रेशन तो सेम ही था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे हम लोग पता किए कि कौन आइसोटोनिक होगा। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। What are the temperature at which 10% aqueous solution W/V of glucose will exhibit the osmotic pressure of 16.4 atm इच आर के लिए वैल्यू गिवन है 0.082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है, सिंपल सा फार्मूला पे पुट करके वैल्यू निकाल लेना है। देखो ये जो लिखा हुआ है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे बड़ा बात, वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो मास ऑफ ग्लूकोज है वो हो गया 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है C मोलैरिटी, गिवेन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, गिवेन मास हो गया 10 ग्राम, मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम है 100 ml में, लीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये ख़त्म, एगो जीरो और ख़त्म, तो हो गया 10/18, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, तो 5/9 कितना जाएगा 0.56 मोल पर लीटर। सी पता चल गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई = CRT। निकालना हम लोग को तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इक्वल टू हो जाना है पाई = C × R। तो पाई का वैल्यू दिया हुआ है 16.4 atm, सी निकाल लिए हैं 0.56 मोल पर लीटर, आर का दिया हुआ है 0.082 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को लीटर लिखते हैं हम लोग, एटीएम पर केल्विन पर मोल। बहुत सारे यूनिट कट जाएंगे, देखो मोल मोल ख़त्म हो जाएगा, पर लीटर से लीटर ख़त्म, एटीएम से एटीएम ख़त्म, तो बचेगा पर केल्विन, जो ऊपर जा कर के केल्विन हो जाएगा। तो सॉल्व करके देख लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाना है इसमें, बस सिंपल सा सॉल्व ही करना था इसमें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 36। वह है which of the following can be measured by the Ostwald-Walker dynamic method? ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, बी नंबर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। तो देखो अभी के आधार पे बड़ा मुश्किल सा चीज़ नहीं है। हम लोग जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के कुछ ना कुछ मेथड्स हैं और उन मेथड्स को रटना होगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उन सारे मेथड से, आसान सा, बस केवल रटना है उन मेथड्स को। तो अभी इसमें जो दिया हुआ है, एक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, फिर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी के आधार पे बस इतना सा केवल जान लो कि इसमें से कौन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें से जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है कि उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वाकर डायनामिक मेथड जो है, ओस्टवाल्ड वाकर डायनामिक मेथड। तो अभी बस केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता करना है कि चारों में से कौन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस आधार पे हो जाना है। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सा पढ़े हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो इसमें से सब के लिए जो जो मेथड है उसको याद रखना है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स हैं, चारों के लिए। तो सबसे पहले जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दिस वन, इसके लिए ही है ओस्टवाल्ड वाकर डायनामिक मेथड। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो डिटरमाइन करता है इसको,
उसके लिए है लैंड्सबर्गर मेथड। लैंड्सबर्गर मेथड नोट्स में लिखा हुआ है सब, बस इसको एक जगह समराइज कर लोगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए शायद बेकमेंस मेथड, हाँ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बेकमेंस मेथड, और लास्ट इसके लिए जो है हार्टले एंड बार्कले मेथड। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए 4 अलग अलग मेथड्स हैं। बस नाम याद रखना है केवल इन सारे मेथड्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ समझना बूझना नहीं है, बस रटा हुआ रहेगा और इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, याद रखोगे। ये 4 मेथड्स कि यदि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करना हो तो ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लैंड्सबर्गर मेथड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बेकमैन्स मेथड, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हार्टले एंड बार्कले मेथड। तो अभी जो दिया हुआ है वह ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो यह एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में यही है। यहाँ ओस्टवाल्ड वाकर दिया है, हो सकता है वहाँ लैंड्सबर्गर पूछ दे, बेकमैन्स पूछ दे, हार्टले बार्कले मेथड पूछ दे, या उल्टा करके पूछेगा। यहाँ मेथड का नाम लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है। एग्जाम में ऐसे सकता कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने का कौन सा मेथड है, और ये चारों मेथड दिए रहेंगे, ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक, लैंड्सबर्गर, बेकमैन्स और हार्टले एंड बार्कले मेथड। तो थोरोली सबको केवल रट लेना है बस। इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में हालांकि पढ़ना भी है, लेकिन ये ग्रेजुएशन में, अभी 12th लेवल में नहीं है ये सारे मेथड्स, बस अभी केवल नाम को रटना है। ये मेथड्स हैं क्या और इन मेथड्स के द्वारा कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो उस समय पढ़ेंगे हम लोग, बस अभी इतना सा बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह भी थोड़ा अलग टाइप का, मतलब अभी तक हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, और यह भी एक अलग क्वेश्चन था। बस इन चारों मेथड्स को आप रट लो। $37 नंबर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर aqueous solutions of HCl, CuSO4 and K2SO4 are in the ratio, ऑप्शंस हैं 1:1:1.5, 1:2:3, 1:1:1, और डी में है 2:4:3। देखो 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, HCl, CuSO4, K2SO4, तीनों के लिए कंसंट्रेशन सेम है 0.1 मोलर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, डेल्टा TF, जिसका फॉर्मूला होता है KF/m। तो चूंकि कंसंट्रेशन सबके लिए सेम दिया हुआ है तो m तो गया, KF कांस्टेंट होता है,
एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि तीनों के लिए जो है KF का वैल्यू सेम होगा। जो सॉल्वेंट उसमें है वाटर, उसके लिए KF का वैल्यू फिक्स होता है। M मोलैरिटी सबका सेम होगा, क्या कि मोलैरिटी सेम ही दिया हुआ है। तो अब बच जाता है एक और टर्म, और वह टर्म कौन सा है, I, वांट ऑफ फैक्टर। याद करो, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। चूँकि यहाँ जितने भी सॉल्यूट दिए हैं ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट से इसका मतलब कि यदि वाटर में इसको डिजॉल्व करते हो तो इन सब का डिसोसिएशन होगा। तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद सबका क्या होगा, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल का संख्या चेंज कर जाता है। तो उसी को मेजर करने के लिए यहाँ आई आता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो KF सबके लिए सेम, M सबके लिए सेम, तो ओवरऑल जो डेल्टा TF है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, I का। I निकाल लो, I का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, ऐसा था। सबसे पहले HCl को लोगे, तो HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- देगा, मतलब 2 पार्टिकल देगा, और है ओवरऑल शुरू में 1, तो इसका वैल्यू आ गया 2। उसी प्रकार के लिए CuSO4 के लिए, तो CuSO4 को भी आयन में तोड़ोगे तो Cu2+ और SO4 मतलब 2 आयन यहाँ भी बनेगा, और शुरू में ऐड किए 1 तो 2/1, मतलब यहाँ से भी 2 आएगा। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 2, इसके लिए भी 2, अब बच गया ये वाला। तो K2SO4 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2K+ और SO4 तो 2 पार्टिकल यहाँ और 1 यहाँ, मतलब टोटल हो गया कितना, 3 हो गया। तो हो जाएगा 3/1 मतलब 3, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आ गया 3। तो रेशियो निकाल दो, तो रेशियो निकाल दोगे तो आ जाएगा 2:2:3। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट रेशियो में, तो 1:1:1.5, ये नंबर ऑप्शन ऐसा। तो ये अलग क्वेश्चन था। अभी तक में से वांट ऑफ फैक्टर से पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस हुए। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, when an electrolyte is dissociated in solution, the want of factor I is A greater than 1, B less than 1, equal to 0, equal to 1। अभी ही वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़े। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब यदि कोई पार्टिकल टूटता है तो पार्टिकल का संख्या बढ़ेगा। जैसे सिंपल सा NaCl लेकर के चलोगे और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये टूट जाता है, तो टूट करके Na+ और Cl-, मतलब डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या हमेशा इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और नीचे वाला वैल्यू कम होगा। तो जब न्यूमरेटर ज़्यादा और डेनोमिनेटर कम हो तो रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। सो I विल बी ग्रेटर देन 1।
वैसे याद रखना है कि डिसोसिएशन का मतलब हुआ पार्टिकल का टूटना, और जब पार्टिकल टूटेगा तो भाई संख्या उसका बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब ग्रेटर देन कितना हो जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था वांट ऑफ फैक्टर पे। ऐसे ही क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following compounds have the same value of want of factor I as that of Al2SO4 का होल 3। ऑप्शंस में दिए हुए हैं K4 FeCN का होल 6, NaCl AlNO3 का होल 3 और लास्ट में Na2SO4। ऐसा लगातार 3 क्वेश्चन हो गए वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले यह जो Al2SO4 का होल 3 है, जब इस सॉल्यूशन में जाएगा वाटर में डिजॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयन में टूटेगा। कैसे टूटेगा? 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल माइनस। अभी है 1, टूटने के बाद हो गया 2 प्लस 3 मतलब 5। तो वांट ऑफ फैक्टर I बराबर 5/1 मतलब 5। अब बाकी सबका निकाल के देख लेना है। E जो है K4 FeCN का होल 6। अब आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है डिटेल में पढ़ोगे ऐसे कंपाउंड के बारे में। याद रखना कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा मतलब जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई स्पीसीज है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो स्पीसीज होते हैं वो याद रखोगे कि नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, वे आयन में नहीं टूटते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं वे आयोनाइजेबल होते हैं, वे आयन में टूटते हैं। तो जब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये चारों पोटासियम टूट जाएगा आयन में 4K+, और ये सब भी बच जाएगा फिर FeCN का होल 6। और ये 4 पोटासियम टूट के अलग हुआ, हमने 4+ अलग हो गया तो 4- बच जाएगा। तो ये हुआ 4 पार्टिकल और एक ही, टोटल कितना 5 ऐड किए थे, कितना 1। तो वांट ऑफ फैक्टर 5/1 मतलब 5। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का भी 5 ही था, इसका भी 5 आ रहा है तो डायरेक्ट यही कर दो। बाकी में कम आएगा, इसका 1 और 1 2 पार्टिकल में टूटेगा, फिर इसका 1 और 3 पार्टिकल यहाँ 4 में टूटेगा, फिर ये 2 और 1 यहाँ 3 में टूटेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए तो 5 आ रहा था, तो 5 वाला ऐसा। तो बस यहाँ से इसी बात को ध्यान में रखना है कि यदि ऐसे कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो इन कंपाउंड्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज होंगे वे स्पीसीज उसमें आयोनाइजेबल होंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो स्पीसीज हैं वे नॉन आयोनाइजेबल होंगे। मतलब यहाँ से इस आयरन और CN को अलग अलग आयन में तोड़ना नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही होता है जो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 तक करा हमने। इसके बाद के अब जो 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं टोटल 50 में से, उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।